अच्छा, थोड़ा सा मिड कैप में चलते हैं। एग्जैक्टली मिड कैप में हो क्या रहा है इस बीच? आप देखिए मन्नापुरम फाइनेंस 118.76। जैन साहब, मन्नापुरम फाइनेंस पे आपकी राय क्या है? आप देखिए कितने बड़े, अगर आप देखें डिप्स इसने रिकवर किए। ऑलमोस्ट इसी ट्रैजेक्टरी में 129 में था ये 2018 के शुरुआत में। उसके बाद डिप आया, स्टॉक लगभग DHFL के इशू के वक्त 65 हुआ और आज फिर 123 के क्लस्टर में अपने ऑल टाइम हाई को मेरे ख्याल से क्रॉस करने की चेष्टा कर रहा है। आपकी अप्रोच क्या होगी इस स्टॉक को लेकर? ये स्टॉक तो मेरा फेवरेट रहा हुआ है। इनफैक्ट 20 रुपए के लेवल से चैनल पे रेकमेंड करता रहा। हालांकि उस टाइम को बात को भी समय हो गया, 2014 में रेकमेंड किया था इस पर्टिकुलर स्टॉक और उसके बाद कई बार इनफैक्ट रेकमेंड किया हुआ है और हर बार टारगेट्स अचीव हुए हैं और ऊपर जाने के बाद ये अच्छा खासा इस बार करेक्ट किया क्योंकि एनबीएफसी नहीं चल रहे थे। बट खास बात ये है, ये साउथ इंडियन जो एनबीएफसीज है, पर्टिकुलरली मुथूट फाइनेंस, दो हाथी वाला, फिर मुथूट कैपिटल जो नीला वाला और मन्नापुरम, ये तीनों बहुत पुरानी कंपनियां और इनफैक्ट बहुत अच्छे से इनफैक्ट इन्होंने एक्सपेंशन किया, बहुत बड़ी इन्होंने ब्रांच नेटवर्क बनाई है और बहुत ही रोबस्ट मॉडल है। मतलब ये नेटवर्क बिजनेस पार्टनर्स के थ्रू नहीं है या एजेंट्स के थ्रू नहीं है। जब इन तरीके का नेटवर्क होता है तो बहुत एक रोबस्ट ग्रोथ आती है और मुथूट फाइनेंस ने तो जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया ही है बुरे वक्त, मतलब मार्केट जब खराब वक्त से गुजर रहा था। और मन्नापुरम फाइनेंस भी बहुत अच्छा मुझे लगता है इन लेवल्स पे भी, इन वैल्यूएशंस पे भी, क्योंकि ग्रोथ रेट्स बहुत हाई है। तो तीनों ही स्टॉक्स पे मेरी बाइंग की राय है। बट मन्नापुरम फाइनेंस बाय ऑन डिक्लाइंस है, मुथूट फाइनेंस वो भी बाय ऑन डिक्लाइंस है, बट मुथूट कैपिटल मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा लैग बिहाइंड किया इन दोनों स्टॉक्स के और वहां पे बाइंग मुझे इमीडिएटली रेकमेंड करने का मन हो रहा है। डाउनसाइड रिस्क क्योंकि बहुत कम लगती है। ओके, तो आप यहाँ पर तेजी का कॉल दे रहे हैं। मन्नापुरम जिसके बाद शुरू की थी आपने सुबह 10 बजे, यहाँ पर मितेश ठक्कर ने 126 के टारगेट के साथ बाई कॉल दिया था। तो अगर वो टारगेट अभी पेंडिंग है, इस समय कोई पोजीशन अगर है तो उस पर अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा और आपके हिसाब से टारगेट क्या होंगे? देखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 122 का, टारगेट 126 के आसपास जाए, मुझे लगता है वो सिटी के, उससे ज़्यादा मुझे इमीडिएट आज तो नहीं लगता। ओके, तो 126 के टारगेट के साथ ही यहाँ पर पोजीशन बरकरार रखेंगे। आज का जो स्टार परफॉर्मर है प्रेस्टीज एस्टेट, आज सुबह हमने जब इसको पकड़ा था मेरे ख्याल से ये 3 या 4% ऊपर था, वॉल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त थे और उस समय हमने यहाँ पर प्रेस्टीज पे तेज़ी का कॉल लिया था। और देखिए ये तो उम्मीद नहीं थी, जो लेवल्स आए हैं 240 250 तक के टारगेट की बात जो की जा रही थी थोड़ी पोजिशनली थी, लेकिन आज ही वो टारगेट हासिल हो गया। एक बार याद दिला दें आपको किस लेवल पर बात की थी हमने। बाजार खुलने के साथ ही काफी तगड़ी खरीदारी हुई है। ये मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक भी रहा है और ये आमतौर पे जिस लेवल पर हम इसको अटकते हुए देखते थे 221-22 के आसपास, आज इसके ऊपर निकला है। स्टॉक इजीली 240-250 के टारगेट दिखाएगा बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम में। सो अभी करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है और जिनका पोजीशन है ऑलरेडी उन्हें मुझे लगता है अब यहाँ से 217 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए। 270 की मैं बात करूंगा पोजिशनली, अगेन 101-2 दिन की बात नहीं है, 3 से 4 हफ्ते का यह है। प्रेस्टीज एस्टेट आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। हमने शुरुआत में आपको यहाँ पर तेजी का कॉल दिया था। तो पहले तो देखिए यहाँ पर टारगेट अचीव की मोहर लगाइए। पलविया साहब का टारगेट अचीव हुआ, बागले साहब का टारगेट 270 का था, तो आज का 255 का हाई है, अभी उसमें 15 रुपए बाकी हैं। लेकिन जिस तरह से आज एक दिन में इतना शानदार रिटर्न इसने दिया है तो अभी ये और आगे कमा कर देगा। संदीप जैन साहब, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या ये रीट का फायदा है कि सारी कंपनियां एक के बाद एक शायद आसानी से अपने फंड रेस कर पाएंगी, डी लेवरेजिंग कर पाएंगी? क्योंकि प्रेस्टीज अकेला नहीं है। आज मैंने बॉम्बे डाइंग चुना था सुबह पंड्या का फंडा में, वो देखिए 10% पर मजबूती से खड़ा है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस एक और स्टॉक जिसकी हमने कई बार बात की और हाल में अभी 8 तारीख को 225 पे रिकमेंड किया था, फिर से दोबारा वो स्टॉक भी काफ़ी मजबूत है। क्या वजह देख रहे हैं आप इसके पीछे और क्या कॉल है आपकी प्रेस्टीज, ब्रिगेड और बॉम्बे डाइंग पे? हाँ प्रदीप जी, आपको याद होगा कि नहीं, बट जिस दिन आपने पंड्या का फंडा में प्रेस्टीज एस्टेट दिया था उस दिन मैं था आपके साथ और बहुत एग्रेसिवली मैंने भी रेकमेंड किया था। और मॉर्निंग शो में जब ये जीएसटी की बातें आ रही थी, अफोर्डेबल हाउसिंग की जब भी बातें आ रही थी, तो प्रेस्टीज एस्टेट मुझे भी नहीं लग रहा था कि इतना जल्दी 250 हो जाएगा और 202 रुपए के लगभग रेकमेंड किया था। 1 जनवरी के दिन ये स्टॉक 239 था। उस टाइम पे इन्होंने 5-6 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, एक साथ न्यूज आई थी। और ये कंपनी जबरदस्त क्वालिटी कंपनी है, मैनेजमेंट जबरदस्त है, बहुत अच्छा काम कर रही है बैंगलोर में और इनफैक्ट राजस्थान में भी थोड़ा बहुत प्रेजेंस है, दूसरी सिटीज में भी जा रही है, बट कॉन्सेंट्रेटेड पूरा वहां पे है बैंगलोर में। और प्रेस्टीज एस्टेट जिस तरीके से इनको फायदा मिला है, जो भी अभी आईपीओ आ रहा है रिट्स का, उसके बारे में बातचीत हो रही थी अभी लास्ट शो में आशीष जी के साथ।
तो हमने उसमें बहुत एग्रेसिवली रेकमेंड नहीं किया कि कोई उसमें लगाए पैसा, क्योंकि प्री टैक्स कोई रिटर्न्स बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं। बट ठीक है, एज अ पोर्टफोलियो का किसी को रेंटल इनकम का एक पोर्टफोलियो बनाना है तो इट विल बी अ गुड वे और रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। और उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी प्रेस्टीज एस्टेट है और ब्रिगेड एंटरप्राइजेज है, जो कि एक तरीके से बैंगलोर बेस्ड कंपनीज है। इवन ओबेरॉय रियल्टी, इनको भी फायदा मिलेगा क्योंकि बैंगलोर बॉम्बे की जो रियल एस्टेट कंपनीज इन्होंने क्वालिटी डिलीवर की है, बैलेंस शीट की क्वालिटी को भी मेंटेन रखा है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छा लगता है, बायो डिक्लाइंस की रणनीति बिल्कुल अपनानी चाहिए। आपने कहा प्रेस्टीज और साथ ही साथ ओबेरॉय। मुदित, क्या इन दोनों में से आप कुछ चुनेंगे? प्रेस्टीज तो आज काफी ऊपर है, ओबेरॉय पे आप मौका देखते हैं या कहीं और? आपके पसंद के स्टॉक कौन से हैं? देखिए, मुझे ओबेरॉय रियल्टी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, क्योंकि स्टॉक में देखेंगे एक रिसेंटली एक हाई बना था 530 का, उसके बाद स्टॉक ने 470 का सपोर्ट लिया और वहां से कुछ बाउंस बैक लास्ट 4-5 सेशन से दिखाना शुरू कर दिया है। स्टॉक पूरी तरह से तैयार हो चुका है अब बड़े अप मूव के लिए। मुझे लगता है फिर एक बार 530 रुपये तक के अपसाइड मूव ओबेरॉय रियल्टी में देखने को मिलेंगे। तो किसी के पास पोजीशन है यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दूंगा, नया निवेश कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 470 का, पहला टारगेट होगा 530 का, 530 के बाद 550 तक के अपसाइड मूव ओबेरॉय रियल्टी में नजर आते हैं। ओके, ओबेरॉय पे एक बार राजेश आपकी भी राय ले लें, क्योंकि ये स्टॉक ये भी मेरा एक बाय द वे पंड्या का फंडा स्टॉक रहा है और शानदार रिटर्न इसने दिए हैं। क्या लगता है आपको? देखिए प्रदीप, यहाँ पे फॉर्मेशन बढ़िया है और इनफैक्ट वीकली चार्ट पे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। 480 के आसपास जो बेस बना है, कंसोलिडेशन हुआ है, सो एक टाइम वाइज करेक्शन भी अच्छे से हुआ है। उसके बाद ये उसका जो अप ट्रेंड है वो रिज्यूम करता है। तो इससे अगर आप इलियट के हिसाब से देखो तो क्लियर कट एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। तो जो मुदित जी ने कहा मैं भी उससे एग्री करता हूँ। जो एक स्टॉप लॉस जो करीबन मुझे लगता है 475 का पोजिशनली होना चाहिए। इसका इमीडिएट टारगेट 520 530 का रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा लंबे बड़े चार्ट पे देखो तो मुझे लगता है 550 to 560 ये इसका एक प्रॉफिट टेकिंग सेकंड लेग ऑफ लेवल मुझे लगता है होना चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लगता है इट्स अ बाय विद स्टॉप लॉस ऑफ 475 520 30 ये इसका पहला पड़ा हुआ है, नेक्स्ट पड़ा 550 560। ओके, इस बीच आप देखिए मिड कैप में थोड़ा सा चलते हैं और दिलीप बिल्डकॉन को देखिए आप, क्या मूव दिया है इसने स्टॉक ने। लगभग 325 से 7 फरवरी से 7 मार्च, और अगर आप देखिए ऑलमोस्ट 18 मार्च तक आते आते 705 रुपये। जैन साहब, दोगुना हो चुका है स्टॉक। एग्जैक्टली आपकी अप्रोच क्या होगी? और अगर आप एक्सट्रीम लॉसेस में हैं, आप 1200 वाले इन्वेस्टर हैं या 900 वाले इन्वेस्टर हैं या फिर 800 वाले हैं, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? अभी इंतजार करें या फिर निकल जाए एक बार बाहर? ये सवाल मेरे से है? जी हाँ जैन साहब, आप ही है अकेले जैन साहब इस वक्त इस कार्यक्रम में। अच्छा, नहीं, मैं थोड़ा सा मिस कर गया था। देखिए, दिलीप बिल्डकॉन मतलब ये तो मानना होगा कि ये पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक है। ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट बहुत एग्रेसिवली ये कंपनी ग्रो की है, ऐसा नहीं है। और जिन्होंने नीचे के लेवल्स पे लिया, मैं तो कहूंगा कि प्रॉफिट बुक करे। बट ऊपर भी काफी गया था और वहां से बहुत बड़ा करेक्शन आया, तो एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में दिखी है। तो मैं फ्रेश निवेश की राय जनरली इस स्टॉक में नहीं देता। मैं वैसे भी इंफ्रा स्टॉक्स में काफी चूजी हो चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि जल्दी से इंफ्रा स्टॉक्स में निवेश करे जहां पे भी डेट्स हो। हालांकि ये कंपनी थोड़ी अलग टाइप की है, अच्छा काम कर रही है, बट फिर भी मैं आईटीडी सीमेंटेशन मैंने रेकमेंड किया हुआ है, एलएनटी के साथ जाना चाहूंगा। सो ओवरऑल आई थिंक मेरी तरफ से ये तो नो है, मैं खरीदारी की राय नहीं दूंगा। और जिनको प्रॉफिट बुक करना है वो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। इस बीच हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक और खास मेहमान जुड़े हैं, अरुण ठुकराल हमारे से जुड़े हैं बात करने के लिए। आई थिंक उससे पहले मुदित कोई ट्रेड आई थिंक हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो ट्रेड उनके जहन में आया है, बताइए मुदित। विरूपा जी, एक स्टॉक बिल्कुल अभी ब्रेकआउट दिया है चार्ट्स पर, जुबिलिएंट फूड, यहीं पर बाय करने की सलाह दूंगा। डेली चार्ट्स पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, उस पैटर्न का ब्रेकआउट अभी के अभी नजर आया है। साथ ही साथ आज अगर ओआई में देखेंगे तो करीब 12-13% का ओआई एडिशन देखने को मिला है और स्टॉक में अभी तक कोई मूव आया ही नहीं था। बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना लेनी चाहिए। मुझे लगता है इंट्राडे में 1387 और 1392 ये टारगेट्स हो सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1365 का, यहीं पर लॉन्ग पोजीशन बनाइए 1387 और 1392 के टारगेट के लिए। राजेश जी, मोहर लगाएंगे? डेफिनेटली, और इनफैक्ट एक अच्छा पिक उन्होंने आइडेंटिफाई किया। देखिए 1376 है इसका करंट मार्केट प्राइस है। छोटा स्टॉप लॉस रखे 1350 के आसपास, स्लाइटली थोड़ा सा मैं कल के हिसाब से सोच रहा हूँ। अगर आज के हिसाब से टारगेट होगा करीबन 1390 का,
लेकिन अगर कोई होल्ड रखना चाहेगा तो मुझे लगता है कल के लिए 1430 1435 ये इसका एक पोजिशनल टारगेट बनता है। ओके, चलिए ठुकराल साहब से बातचीत करते हैं। ठुकराल साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर, ये एग्जैक्टली मार्च के महीने में अब तक इन 15-18 दिनों में जो भी हुआ, जिस प्रकार की लिक्विडिटी आई और सडनली आप करीब 6.25 से 7% का मूव लेके बैठे हैं, और हालांकि मेरे को अचंभा इस बात से नहीं हुआ सर कि इतना बड़ा मूव आया, क्योंकि हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसा हुआ है। आप देखिए 2009 के मार्च में, आप देखिए 2014 के मार्च में ये हुआ, लेकिन इन लेवल्स पे 11,424 पे 11,500 की रेंज में इतने बड़े स्पाइक के बाद अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा है, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी ये देखना है कि जो पिछले 2-3 महीने का रैली हुआ था बाकी मार्केट्स में और इंडिया में नहीं हुआ था, एक तो वो कैचअप हो रहा है, और दूसरा ऑब्वियसली ये प्री इलेक्शन रैली है, और कहीं ना कहीं जो हमारे नेबर के साथ हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं करंट रजीम को मार्केट ये मान के चल रहा है कि एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिला है और उनको लगता है कि ये सरकार वापस आने वाली है, तो मार्केट को ऐसा कुछ अंदेशा हुआ। और इसके अलावा यूएस चाइना ट्रेड वार में भी अभी कुछ खास नहीं हो रहा है, नेगोशिएशन चल रही हैं, तो ये कहा जाएगा कि नो न्यूज़ इज़ ए गुड न्यूज़। अभी ऐसा कुछ सामने आया नहीं है, और बाकी पॉजिटिव अभी यूएस फेड भी जो है वो रेट नहीं बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी अब देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आ गई है, और आपका रुपये के ऊपर भी आप देख रहे हैं कितना असर हुआ है, तो काफ़ी एफआईआई जो है पैसा डाल रहे हैं, और ये रैली उसका है। और 7% का रैली बहुत अच्छा रैली हो गया है। अभी भी काफ़ी ऐसे मिड कैप स्टोरीज़ हैं, मिड कैप स्टॉक्स हैं जहाँ पे अभी पुराना हाई पर वो नहीं पहुँचे हैं, तो वहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है, अगर वहाँ पे आप जा सकते हैं, या तो फिर एक अच्छा एसआईपी में ही आप पैसा लगा दें, जो हम अपने रिटेल इन्वेस्टर को भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट है जो भाई बरकरार लगता है रहेगा कुछ समय तक, और क्योंकि एक नया हाई बना है और ब्रेकआउट हुआ है, तो काफ़ी पॉजिटिव साइंस नज़र आ रहे हैं। ठुकराल साहब, एक बात ये थी कि आप देखिए नया हाई बन गया आपका निफ्टी पर, नया हाई बन गया आपका निफ्टी बैंक पर, लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक्स अभी भी वहीं खड़े हैं। निफ्टी एफएमसीजी को देखिए अभी भी वहीं पर है। फाइनेंशियल्स में एक मूव आया है, मेटल्स वहीं खड़े हैं। ऑटो के हालात आप देख रहे हैं, मारुति ने अपना 25% प्रोडक्शन कट कर दिया है। अच्छा, एक और चीज़, एक और तथ्य है, जरा प्लीज़ डायरेक्टर साहब वो पीई के आंकड़े लेके आइए। और आप हमेशा हिस्टोरिकली आप देखिए कितनी भी लिक्विडिटीज बाजार में आए, लेकिन कुछ मल्टीपल्स पे आके बाजार अपने आप को हिस्टोरिकली बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, और 28-29 के पी मल्टीपल वाकई हम सस्टेन नहीं कर पाए हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए क्या करना चाहिए? थोड़े दिन थमना चाहिए, यहाँ पे रुकना चाहिए, या फिर एक जो आपने और सुझाव बताया वो ये है कि अपने आप को मिड कैप्स की तरफ शिफ्ट करें, और करें तो किस तरफ? तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने खुद बोला कि अभी ये जो पी है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कहीं ना कहीं आज सुबह से आप देख रहे हैं कि जो बाज़ार खुला था और जैसे अब है, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ ही रहा है। बीच बीच में जो एचएनआई हैं जिनके पास इक्विटी का अच्छा एक्सपोजर है, वो लोग तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर का सोचें जो बहुत कम पैसा स्टॉक्स में डालते हैं और अंडर इन्वेस्टेड रहते हैं, और उनके पास अगर पैसा है, तो उनके लिए तो जब उनके पास पैसा है तब उनको डालना चाहिए। हाँ, ये है ज़रूर जो आप बोल रहे हैं कि ऑटोज़ में बहुत अच्छा मूव नहीं आ रहा है, और मारुति का जो प्रोडक्शन कट का न्यूज़ है ये भी अच्छा नहीं है, तो ऑटो पे हम वैसे भी अभी न्यूट्रल हैं, मेटल्स पे हम न्यूट्रल हैं, एफएमसीजी पे हम पॉजिटिव हैं, बट जैसे आप बोल रहे हैं कि अभी वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करना ठीक है। और अगर आप कुछ एरियाज देखें, जैसे हम बोल रहे हैं कि प्राइवेट बैंक, तो प्राइवेट बैंक में पहले हम सिर्फ बोल रहे थे कि जो रिटेल फोकस है, अब हम कह रहे हैं कि प्राइवेट बैंक विद कॉर्पोरेट फोकस ऑल्सो इज़ ए गुड बेट नाउ, तो वहाँ पे एक अच्छी स्टोरी बन सकती है। इवन आफ्टर वट एवर दे हैव रन अप इन द रिसेंट टाइम्स, आई थिंक वो स्टोरी अच्छी लगती है। इसके अलावा अभी भी आप देखें तो टेक्सटाइल और केमिकल्स में स्टोरी अच्छी लगती है, और आईटी फार्मा अभी रुपये का थोड़ा अप्रिसिएशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ठहराव है, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये दोनों स्टोरीज भी अच्छी हैं। तो ऐसे एरिया में अगर आपको अच्छे मिड कैप मिलते हैं, तो सेक्टर वाइज हमने आपको बता दिया, इसी के अंदर आपको अच्छे अगर स्टोरीज मिलती हैं, तो हम वहाँ अपने इन्वेस्टर्स को बोल रहे हैं कि आप जाइए। जुबिलेंट फूड इस बीच आपकी स्क्रीन पर एक बार लेकर आते हैं, फिर ठुकराल साहब के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मुदित, ज़रा नज़र डालिए, 1390 के लेवल तो हमने हासिल होते हुए देखे हैं, कैश में 1386 तक के लेवल आते हुए दिखाई दिए हैं।
हमारी बात हुई और उसके बाद तुरंत इसने रफ्तार पकड़ ली है, तो अभी तो थोड़ा वक्त है, इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन तेज़ रफ्तार ज़रूर देखने को मिल रही है। 1390 का जो पहला पड़ाव है उसकी तरफ ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो एक शानदार कॉल रही है। मुझे लगता है तुरंत लोगों ने एक्शन लिया है, ट्रेडर्स ने यहाँ पर तेज़ पोजीशन बनाई है। बिल्कुल, इस बीच आप देखिए कैनरा बैंक को, कैनरा बैंक के स्पीड से आप देखिए एग्जैक्टली ऊपर आया है और कैनरा बैंक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आके कारोबार करता हुआ। मैं मार्च फ्यूचर से दिखाएंगे एक बार एग्जैक्टली, आप देखें 271 पे, यानी इस दौर के हाई पे। राजेश, 200 डेमा के ऊपर इस स्टॉक में आई थिंक इसको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई है अलॉन्ग विद एसबीआई, अगर बीओबी, कैनरा बैंक और एसबीआई। आपकी अप्रोच क्या होगी इन लेवल्स पर? कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको इस पर? देखिए वीरेन, यहाँ पे जो ज़्यादातर ट्रेड्स है वो स्विंग के हिसाब से, और जो स्विंग मुझे लगता है जो बायस है वो पॉजिटिव रखना पड़ेगा। एसबीआई रहेगा या कैनरा बैंक रहेगा या ओरिएंटल बैंक, इवन फॉर द नेम सेक। रही बात कैनरा बैंक की, देखिए तो कैनरा बैंक का जो स्विंग का टारगेट बनता है वो करीबन 276 का है। छोटा स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 267 का है, एंड ट्रेड करे लॉन्ग की तरफ। रही बात एसबीआई की, तो देखिए एसबीआई एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है 295-96। हालांकि आज थोड़ा सा सबड्यूड है, लेकिन मुझे लगता है एसबीआई 95-96 के ऊपर बायस पॉजिटिव रखे। स्टॉप लॉस 292 का रहेगा, टारगेट रहेगा 304 का। ओके, सेल पर नज़र डालिए, और सेल में अभी मैं देख रहा हूँ करीबन 1.5-2% के स्विंग देखने को मिले हैं पिछले कुछ मिनटों के अंदर। वॉल्यूम आज औसत से कैश में थोड़े से कम अभी भी नज़र आ रहे हैं। वायदा कारोबार की क्या तस्वीर है, अगर उस पर नज़र डालें तो यहाँ 7% के आसपास का बिल्डअप हमने आज होते हुए देखा है। दिन के हाइस पर है ये स्टॉक। इनफैक्ट यहाँ पर कमजोरी का ट्रेंड था करीब 3 या 4 सेशन में। क्या एक रिवर्सल दिखा रहा है, एक ट्रेडिंग मूव देखते हैं राजेश? देखिए ट्रेडिंग मूव इनफैक्ट मेटल सेक्टर में ही है प्रदीप जी। मैंने आपको लिख के यही दिया था कि ओवरऑल आप देखिए टाटा स्टील देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए या हिंदुस्तान जिंक भी देखिए, लेकिन उसमें जो सेल आपने पिक किया वो सबसे बढ़ते रहने, क्योंकि इसमें ओपन इंटरेस्ट गेन भी है और इसका मतलब इसमें शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है और एडिशन भी हो रहा है। तो करीबन इसका जो टारगेट बनता है पोजिशनली, मुझे लगता है 55-50 है इसका टारगेट होना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करे करीबन 52 का। 55 और फिर 58 ये टारगेट है, 2 रुपए और 5 रुपए के, जिसके साथ आप यहाँ पर सेल पर एक तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। ओके, सेल आपका इस बीच कोई ट्रेड एट 3 देंगे आप आज इस वक्त? देखिए मैं इनफैक्ट देखिए एमजीएल, देखिए एमजीएल में फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, दिन के टॉप लेवल पे अभी आज खड़ा है। ये बोनस है, बोनस दे दूं? ले लीजिए, उसके बाद मुझे भी देंगे, बताइए। कोई बात नहीं। देखिए एमजीएल में बोनस दे देता हूँ, दीजिए 950 to 953 अभी जो करंट मार्केट प्राइस है, इससे बाय एट दिस लेवल। स्टॉप लॉस रहेगा 942 का। अपसाइड में कहां तक जाएगा, मुझे लगता है 966 का टारगेट होना चाहिए। 966, 966 के टारगेट के साथ एमजीएल है। बोनस ट्रेड एट 3, जिसको आप तुरंत जरूर ट्रेड करें। अच्छा, एमजीएल लेंगे तो आईजीएल छोड़ देंगे क्या? वो भी देख लीजिए, वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है जितनी एमजीएल में है। एक जो खबर यहाँ पर अच्छी आ रही है वो ये कि गैस के दाम पिछले दिनों घटे हैं, और उसके चलते कल ही मैं देख रहा था एक रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट भी आई है शुक्रवार के दिन। वो भी ये कह रहे हैं कि इन कंपनियों के लिए आगे आने वाला क्वार्टर बड़ा मुनाफे का रहने वाला है, और इसके चलते उन्होंने यहाँ पर एक कॉल दिया था। तो एमजीएल 966 के टारगेट के साथ फंडामेंटल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, और इस समय चार्ट पे एक मूव भी आ रहा है, तो आपके लिए तेजी का ट्रेड बनता है। लेकिन ट्रेड एट 3 मुदित बताइए। मुदित ने हालांकि दाव पहले ही खेल दिया अपना आज। प्रदीप जी, सबसे पहले तो कहूँगा जुबिलेंट फूड से शुरुआत करी थी, और देखिए महज 5-7 मिनट के अंदर ही टारगेट्स अचीव हो गए। 1387 मेरा इंट्राडे टारगेट था और 1386 रुपये 50 पैसे का हाई बनाया, तो ऑलमोस्ट टारगेट अचीव है। और जो स्टॉक मैं अब ट्रेड एट 3 दे रहा हूँ, ऑलरेडी आप लोग उस स्टॉक को डिस्कस कर चुके हैं। मेटल काउंटर्स में अच्छा मूवमेंट आ रहा है। हिंदुस्तान जिंक यहीं पर बाई कीजिए। इंट्राडे टारगेट्स हो सकते हैं 284 तक के अपसाइड मूव देखने को मिले, और स्टॉप लॉस रहेगा 269 का। बीटीएसटी भी कैरी कीजिए। चार्ट्स पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। आज के सेशन में 200 डेमा के ऊपर ये काउंटर निकला। जो कुछ चार्ट्स पे पॉजिटिव चाहिए होता है वो सब कुछ इस चार्ट्स में मुझे नजर आ रहा है। एक बड़ी तेजी यहाँ से हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिलेगी। हो सकता है इंट्राडे में 284, नहीं तो कल ओपनिंग सेशन में 284 देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 269 का। ओके, 284 के टारगेट यहाँ पर फिलहाल आपको लेके चलने चाहिए। 7 रुपए तक की कमाई हिंदुस्तान जिंक में हो पाएगी।